हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट अधिगम हेतु आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें हमारी इकाई सेकेंड, इकाई 2, इसमें विषय आधारित अधिगम का आकलन, जिसका नाम क्या है? विषय आधारित अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन। इसमें हमने कल हमारा जो टॉपिक लिया था वह है अधिगम पर केंद्रीकरण। अधिगम पर केंद्रीकरण। अधिगम पर केंद्रीकरण, इसके अंतर्गत हमने अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, अधिगम कार्यों की उपयोगिता, कक्षा कार्यों की उपयोगिता तथा अधिगम के लिए रुचि विकसित करना से संबंधित अध्ययन कर चुके हैं। अब आज का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम के लिए प्रेरणा। अधिगम के लिए प्रेरणा, यानी बालकों को अधिगम के लिए प्रेरणा की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि बालक जो है अधिगम कर सके। यानी बालक जो है, जैसे कक्ष में छात्रों के समूह के साथ तुलनात्मक व्यवस्था से जो छात्र पढ़ना नहीं जानते हैं उनको पढ़ना सिखाने के लिए प्रेरित होते हैं। यानी कक्ष में जब समूह बनाया जाता है तो जो समूह में जो विद्यार्थी पढ़ना नहीं जानते हैं और जो विद्यार्थी पढ़ना जानते हैं, यदि तुलना की जाए तो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है उनसे प्रेरित होकर वह भी प्रेरणा पाकर पढ़ना सीखने की कोशिश करते हैं। जो छात्र पढ़ना नहीं जानते उनको पुरस्कार प्रदान करने से जो छात्र पढ़ना जानते हैं और जो छात्र पढ़ना नहीं जानते, यदि उनको शिक्षक द्वारा पुरस्कार दिया जाए तो विद्यार्थी उससे प्रेरित होकर पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ना सीखते हैं। तो इस स्थिति में शिक्षक द्वारा जब उसकी पठन कार्य सिखाया जाता है तो छात्रों के पठन कार्य सीखने में पूर्ण रुचि उत्पन्न होगी, उनका अधिगम व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित होगा। यानी अधिगम के लिए प्रेरणा कैसे प्राप्त होगी विद्यार्थियों को? जब हम उनको अच्छे शब्द देते हैं, फीडबैक देते हैं, प्रश्न क्वेश्चन देते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं उनके अच्छे कार्यों के लिए, तब विद्यार्थी जो पढ़ना नहीं जानते या जो अधिगम नहीं करते, विद्यार्थी उनसे प्रेरणा पाकर जो है करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है अधिगम परिस्थितियों का निर्माण। अधिगम परिस्थितियों का निर्माण। अब जो है विद्यार्थियों को अधिगम के लिए ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी अधिगम कर सके। यानी कक्ष में एक छात्र को 10 तक गिनती आती है या 20 तक गिनती आती है, सबसे पहले शिक्षक को उस छात्र को गिनती पढ़ने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यानी जो
पहले कर चुका है या जिसको जो काम आता है उस काम के लिए पहले उस छात्र को बुलाना चाहिए। उसके बाद जब हम उनको बुलाते हैं तो 20 तक जब नेक्स्ट जब छात्रों को बुलाते हैं तो यानी जो 20 तक गिनती जानता है, 30 तक गिनती जानता है, उसको बुलाना चाहिए और उसके पश्चात छात्रों को आमंत्रित करना चाहिए कि वह 10 तक गिनती बोले या 20 तक गिनती बोले। इस स्थिति में वह 10 से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तथा सभी छात्र जो है 20 तक गिनती जानते हैं। यानी जो इसका मतलब है अधिगम परिस्थितियों का निर्माण, यानी विद्यार्थियों को सीखने के लिए इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी उन परिस्थितियों में सीख सके। यानी जिस विद्यार्थी को जो आता है पहले उस विद्यार्थी को बुलाना, फिर उसके बाद उसके आगे का जिसको आता फिर उसको बुलाना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों को बुलाना ताकि अन्य विद्यार्थी भी ये सब सीख सके और उनके लिए अधिगम परिस्थितियों का निर्माण हो सके। फिर है अधिगम के लिए पृष्ठपोषण। अधिगम के लिए पृष्ठपोषण। अब नेक्स्ट है अपना अधिगम के लिए पृष्ठपोषण, यानी विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा अधिगम शुरू करने से पूर्व तथा बाद में पृष्ठपोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी शिक्षक जो है जब विद्यार्थियों को अधिगम के लिए बुलाता है या अधिगम करवाता है तो उस समय उससे पहले विद्यार्थियों को पृष्ठपोषण द्वारा उनको प्रोत्साहन दे और उनका कार्य खत्म होने के बाद भी उनको फीडबैक देना चाहिए। जैसे कक्षा में छात्रों की किताब पढ़ने के लिए छात्रों को यह बताया जाए कि सभी छात्र इसके योग्य है, क्योंकि जब हम कक्षा में विद्यार्थियों को बुक रीडिंग करवाते हैं उस समय कुछ विद्यार्थी उसमें से ऐसे होते हैं जो अटक अटक के पढ़ते हैं या फिर कुछ विद्यार्थी नहीं पढ़ पाते हैं। तो शिक्षक द्वारा जब ये फीडबैक दिया जाता है, अच्छे शब्द बोले जाते हैं विद्यार्थियों के लिए कि सभी विद्यार्थी पढ़ने योग्य है, तो वे सरलता से किताब पढ़ना सीख जाते हैं और कोशिश भी करते हैं सीखने की। इससे सभी छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है। इसी प्रकार सभी छात्रों को विविध रूप में सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से पृष्ठपोषण प्रदान करना चाहिए, जिससे छात्रों के सीखने की प्रक्रिया में उत्साह हो, आत्मविश्वास हो और रुचि जागृत हो सके। यानी शिक्षक द्वारा पृष्ठपोषण के रूप में कुछ अच्छे शब्दों का बोला जाना पृष्ठपोषण कहलाता है। अब अधिगम के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित पृष्ठपोषण के माध्यम से ही उनको किया जा सकता है। फिर है उनकी योग्यता के अनुसार अधिगम। योग्यता के अनुसार अधिगम। अब विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार उनको अधिगम करवाना, यानी कक्ष में शिक्षक का प्रमुख कार्य छात्रों की योग्यता के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है कि कक्षा में जितने विद्यार्थी होते हैं उन सबकी योग्यता अलग अलग होती है और शिक्षक द्वारा उनकी योग्यता की जांच की जानी चाहिए और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार अधिगम गतिविधि एवं प्रकरण उपलब्ध होंगे तो निश्चित रूप से उनका पूर्ण ध्यान अधिगम व्यवस्था पर केंद्रित होगा। यानी बालकों की योग्यता के अनुसार यदि उनको अधिगम करवाया जाएगा तो बालक जो है निश्चित रूप से ही अधिगम की व्यवस्था पर उनका ध्यान केंद्रित होगा तथा छात्रों में प्रत्येक कक्षा का कार्य को सीखने की रुचि जागृत होगी, क्योंकि छात्र जब किसी कार्य को प्रथम सोपान को सीखता है तो उसमें दूसरे सोपान को सीखने के लिए आत्मविश्वास जागृत होता है। यानी जब वह पहली चीज सीखता है उसको सीखने के बाद उसमें दूसरी चीज को सीखने की उत्सुकता होती है और इससे वह एक के बाद एक अन्य चीजें सीखता जाता है। यानी जैसे गिनती सीखता है, फिर पाड़े सीखता है, जोड़ बाकी करना सीखता है, उसके बाद गुणा सीखता है,
तो इस प्रकार यदि विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार उनके लिए अधिगम की व्यवस्था की जाए तो विद्यार्थी जो है उनका जो है अधिगम स्तर व उच्च कोटि का बनता है। फिर है निर्णय क्षमता। उसके बाद है निर्णय की क्षमता का विकास। निर्णय की क्षमता का विकास। इसमें शिक्षकों को अधिगम प्रक्रिया संबंधी निर्णय लेने की क्षमता छात्रों में प्रारंभ से ही विकसित करनी चाहिए तथा निर्णय में छात्रों का सहयोग प्रदान करना चाहिए। यानी विद्यार्थियों के निर्णय लेने की जो क्षमता है वह शिक्षक द्वारा शुरू से ही इस बात का ध्यान रखा जाता है और जो वो निर्णय लेते हैं यानी सही या गलत उन निर्णय में शिक्षक द्वारा उनकी सहायता की जानी चाहिए तथा उनको सहयोग प्रदान करना चाहिए। जैसे छात्र जो है अ से ग तक लिखने का अभ्यास कर रहा है, प्रथम स्थिति में वह अ को जिस आकार का बनाता है शिक्षक द्वारा उस आकार को ही आगे बढ़ाकर अ बनाने की प्रक्रिया निर्मित करनी चाहिए। यानी शुरू में जब बच्चा विद्यालय जाता है उसके बाद बालक जो है अ बनाने की कोशिश करता है तो शिक्षक को यह चाहिए कि वो जिस प्रकार से अ बना रहा उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे छात्र में यह आत्मविश्वास जागृत होता है कि उसने जो कार्य किया है वह सार्थक है तथा शिक्षक को अच्छा लगा। इससे उसका पूर्ण ध्यान अधिगम प्रक्रिया की ओर केंद्रित होता है। बच्चे जिस कार्य को करते हैं उस कार्य में यदि उनको शिक्षक द्वारा सही बताया जाए तो शिक्षक को विद्यार्थी को एक आत्मविश्वास जागृत होता है उनमें कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह सही कार्य है। फिर है शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार भी अधिगम के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। यानी कक्ष में एवं विद्यालय व्यवस्था में शिक्षक का व्यवहार महत्वपूर्ण माना जाता है। कक्ष में शिक्षक छात्रों की त्रुटिपूर्ण गतिविधियों को भी यदि सकारात्मक रूप से दूर करता है, यानी बच्चा कोई गलती करता है और वह गलती करने पर यदि शिक्षक द्वारा सकारात्मक रूप से उस गलती को सुधार करवाया जाता है तो छात्र को जो है अधिगम करने में आसानी रहती है और उनको सहायता मिलती है। जैसे कक्ष में जब क्लास में शिक्षक जाता है तो कक्ष में दो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत बात करते हैं और शिक्षक द्वारा जब उनकी बात सुनी जाती है तो सुनकर उसके संदर्भ में उनकी ज्ञान प्रदान किया जाता है तथा उनके विचार जाने जाते हैं। तो छात्र आपसी वार्तालाप को शिक्षक के साथ संपन्न करके तथा शिक्षक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं उन पर ध्यान देंगे। यानी शिक्षक और विद्यार्थी के सहयोग से उन बातों को हल करना। फिर है उचित संप्रेषण व्यवस्था। उचित संप्रेषण व्यवस्था। अब जो है छात्रों को उचित संप्रेषण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए शिक्षक छात्रों के साथ
आत्मीय तथा सहयोगी रूप से व्यवहार करना चाहिए, जिससे छात्र अपने भावों और विचारों को शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी क्रम में शिक्षक के भावों और विचारों को समझ सकेंगे, क्योंकि शिक्षक द्वारा अपने भावों और विचारों को छात्रों के भाव और विचारों के साथ समन्वय करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। यानी शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो है संप्रेषण की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी जो है अपनी बात को शिक्षक तक पहुंचा सके और शिक्षक उनसे संबंधित उन बातों को सही तरीके से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। फिर है विद्यार्थियों का जो अधिगम स्तर या अधिगम पर केंद्रीकरण कब होगा, जब विद्यार्थियों का अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, यानी सोच उनकी जो है सकारात्मक होगी अधिगम के प्रति, यानी अधिगम के प्रति छात्रों का दृष्टिकोण सकारात्मक करना चाहिए, जिससे प्रत्येक अधिगम गतिविधि एवं प्रकरण पर अपना पूर्ण ध्यान केंद्रित कर सके। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने से छात्र प्रत्येक तथ्य है, घटना है, उस सब को ध्यानपूर्वक देखता है। जैसे शिक्षक द्वारा यह कहा जाता है कि ये प्रकरण आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और महत्वपूर्ण भी है, तो शिक्षक द्वारा कही गई उस बात पर विद्यार्थी जो है अधिक जोर लगाते हैं तथा ध्यानपूर्वक उस चीज को देखते हैं। फिर है अधिगम कार्यों की उपयोगिता। चिंतन एवं तर्क का विकास। चिंतन एवं तर्क का विकास। अब जो है शिक्षक द्वारा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी तथ्य या घटना के संदर्भ में छात्र जो भी तार्किक प्रश्न करता है या अपने विचार प्रस्तुत करता है, उन सभी विचारों का सहर्ष स्वागत करना चाहिए, जिससे उनके अनुरूप छात्रों को समझने का शिक्षक द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। यानी शिक्षक द्वारा यह प्रयास होना चाहिए कि विद्यार्थी जो शिक्षक के सामने अपने मत प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सब मतों और विचारों को विद्यार्थियों के अनुरूप ही समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, विद्यार्थियों की जो चिंतन शक्ति और तर्क शक्ति है वह विकसित होगी। उसके बाद है अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता। अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता। अब जो अधिगमकर्ता जो है वह जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। किसके लिए? अधिगम के लिए। कक्षा कक्ष में अधिगमकर्ता को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि जो अधिगम कर रहा है या जो सीख रहा है वह अपनी रुचि के अनुरूप ही प्रकरण एवं अधिगम गतिविधियों का चयन कर सके। इससे शिक्षक को छात्रों की सहायता छात्रों की सहायता करनी चाहिए। इस स्थिति में शिक्षक का कार्य केवल एक पर्यवेक्षक या मार्गदर्शक का होना चाहिए, जो केवल विद्यार्थियों को एक राह दिखाता है तथा रास्ता दिखाता है। फिर छात्रों में व्यापक सोच का विकास। छात्रों में व्यापक
सोच का विकास। अब जो है अधिगम केंद्रीकरण के लिए विद्यार्थियों की सोच व्यापक होनी चाहिए, यानी छात्रों में शिक्षक को व्यापक सोच का विकास करना चाहिए, जिससे वे अधिगम के उद्देश्य, उनकी आवश्यकता, उसके महत्व से परिचित हो सके। इस आधार पर वह अधिगम के लिए विविध अधिगम गतिविधियों का सृजन कर सकेंगे तथा अधिगम के व्यावहारिक उपयोग को समझ सकेंगे। इससे वह अधिगम क्षेत्रों का स्वयं निर्धारण कर सकेंगे। इस स्थिति में प्रत्येक छात्र के अनुरूप अधिगम प्रक्रिया उपलब्ध होगी। इस पर ध्यान केंद्रीकरण होना स्वाभाविक होगा। इससे इन सब उपायों से स्पष्ट होता है कि अधिगम व्यवस्था पर ध्यान केंद्रीकरण किया जा सकता है। और रचनावादियों का मानना है कि ध्यान केंद्रीकरण अधिगम का प्रथम सोपान कहलाता है, क्योंकि जब तक बच्चे का ध्यान अधिगम की तरफ नहीं होगा तब तक बच्चा उस चीज को नहीं सीख पाएगा जो शिक्षक सिखाना चाहता है। जब तक छात्र का ध्यान अधिगम व्यवस्था पर नहीं होगा तब तक हम उनकी अधिगम व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। इसलिए अधिगम व्यवस्था छात्र के संगठित एवं क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित की जानी चाहिए, जिससे उनका अधिगम उनका पूर्ण ध्यान अधिगम पर हो सके। अब है आज का आपका गृह कार्य। गृह कार्य अधिगम केंद्रीकरण के लिए क्या 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 उपाय किए जाने चाहिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।